नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आदमी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है आपका संधि प्रकरण। जैसा कि आपको दिख रहा है संधि प्रकरण, और फिर उसमें हम जो है आज स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास संधि की क्लास के अंतर्गत चलते हैं। देखिए, संधि प्रकरण की जब हम बात करते हैं तो हिंदी और संस्कृत में दोनों में ही अगर देखा जाए तो ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन बस संस्कृत का ये है कि आपको जो है सूत्र याद करने पड़ते हैं संस्कृत में, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। और हिंदी में अगर आप देखोगे तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, और हमें भी यहाँ पर सूत्र कहो नियम कहो एक ही बात होती है। अगर आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा तो संस्कृत में भी आपको इजी लगेगा, और अगर आप एक बार संस्कृत में पढ़ लेंगे तो शायद हिंदी भाषा में आपको जो है संधि प्रकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे संधि प्रकरण की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संहिता संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था। तो वही क्या है, उस संहिता को ही हम संधि कहते हैं। तो पर सन्नि कर्षः संहिता। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, पर जब भी हम संधि प्रकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, है ना। यानी कि ये जो सूत्र है किसका विधान करता है, संहिता का विधान करता है। और कहीं ना कहीं क्या संहिता को ही संधि कहा जाता है। परः सन्नि कर्षः, है ना, परस्पर अत्यधिक सामीप्यता, है ना। क्या है, परस्पर अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, परस्पर अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है ना। पर ये परस्पर जो संहिता समीपता है वह किसकी होनी चाहिए, दो वर्णों की। किसकी, दो वर्णों की, है ना। दो वर्णों की परस्पर अत्यधिक समीपता को, है ना, या सानिध्यता को, सामीप्यता को संहिता कहा गया है। और संहिता को ही संधि कहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, परस्पर सन्नि कर्षः संहिता, यानी कि, है ना, दो वर्णों की परस्पर अत्यधिक समीपता को, है ना, ऐसी समीपता, है ना, जिनके बीच में कोई नहीं आ सकता हो, और संहिता को ही संधि या संधि को ही संहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्णानाम मेलनम। वर्णानाम मेलनम फिर से लिख देती हूँ, वर्णानाम मेलनम, है ना। क्या होता है वर्णानाम मेलनम, संधि ही, है ना। क्या होता है, संधि। ठीक है, यानी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। साथ के साथ आप लिखते चले जाएं, है ना, ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, है ना। यानी कि वर्णों के मेल को जो हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, है ना। तो दो वर्णों के, है ना, दो वर्णों का बिना किसी व्यवधान के, है ना, बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से उच्चारण करना संधि कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों के, है ना, क्या
क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दो या दो से अधिक वर्णों के बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से उच्चारण करना ही संधि कहलाता है ना। यानी कि लिख लेती हूं मैं, दो वर्णों के बिना किसी व्यवधान के निरंतरता से उच्चारण करना संधि कहलाता है। ठीक है, जब भी आप दो वर्णों का उच्चारण करते हैं तो बिना किसी व्यवधान के निरंतरता के साथ जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पर एक और है, लोपागमादेश वर्ण विकाराः वा संधि, है ना। यानी कि क्या कह रहे हैं, लोप आगम आदेश, है ना। यहां से हम क्या कर रहे हैं, लोप आगम आदेश और ये पूरा आ जाएगा आपका वर्ण विकार। ठीक है, लोप होता है, आदेश होता है, आगम होता है और वर्ण विकार जहां पर क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है। यानी कि जब दो वर्णों के मेल से, है ना, आदेश, आगम, लोप या जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह क्या है, संधि है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं परिभाषा के रूप में, दो वर्णों के मेल से आगम, आदेश, लोप या वर्ण विकार उत्पन्न होता है वह संधि है या वह संधि कहलाती है। ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, दो वर्णों के, है ना, क्या होता है, कभी कभी दो वर्णों के जब मेल होता है तो उसमें क्या हो जाता है, एक वर्ण का लोप हो जाता है, कभी कभी आगम हो जाता है, दो वर्णों के मेल से अलग ही वर्ण का आगम हो जाता है, कभी कभी आदेश हो जाता है, एकादेश, है ना, जैसे दीर्घ संधि में होता है। आगम कब होता है, जब आपका यण संधि होता है ना। तो इस तरीके से वर्णों का विकार उत्पन्न हो जाता है। अगर ऐसी स्थितियां आती है तो वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए संधि जो है आपकी, है ना, संधि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि संधि जब होती है तब उसकी, है ना, तीन प्रसंगों में अनिवार्यतः संधि होती है। यानी कि तीन स्थितियों में या परिस्थितियों में, तीन स्थिति या प्रसंग में संधि अनिवार्यतः जरूर होती है, अनिवार्यतः होती है। कौन कौन से ऐसे प्रसंग हैं वो मैंने आपको यहाँ पर एक श्लोक है, यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, देखिए श्लोक क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको। साहित्यिक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना। क्या कह रहा है, संहिते, है ना, यानी संहिता एक पदे नित्या, है ना। यहाँ पर देखिए खुद ये क्या है, संधि बन गया है ना। क्या कह रहा है, संहिता, संहिता एक पदे नित्या,
यानी कि एक पद में संहिता हमेशा होती है, अनिवार्यतः होती है। जहां पर भी आपको एक पद मिलेगा, है ना, क्या कहने हैं, जहां पर भी आपको एक पद मिलता है वहां पर संधि अवश्य अवश्य ही होती है। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, है ना, जय एक उदाहरण है। क्या है यहाँ पर, जय। जय कैसे बना, बताइए कैसे बना, है ना, आयादी संधि है ना ये, है ना। तो देखो जय, है ना, क्या आ जाएगा, ए धन अह, है ना। तो जय बनेगा, सॉरी, है ना, क्या बनेगा, जे, जे बनेगा, सॉरी ए नहीं आएगा, ए इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं फिर से, जे धन अह, ये है ना, जे धन अह ना, तो क्या बनेगा, जय, जय। ठीक है, अब जय के आप जब संधि करने जाओगे तो जे धन अह। अब इसको आप तोड़कर नहीं बोल सकते, है ना, आ रही बात समझ में। इसको आप अलग अलग शब्दों में नहीं बोल सकते, जे अह ऐसे नहीं बोलोगे, है ना। आपको ये एक पद है, एक पद है, इसलिए यहाँ पर संधि, है ना, कैसे होगी, अनिवार्यतः, अवश्यतः, जरूरी रूप से यहाँ पर संधि होगी। जहां पर एक पद होगा, है ना, जहां पर एक पद होगा, जैसे राम धन सु, है ना, अगर ऐसा करोगे आप तो क्या बनेगा, राम, इस प्रकार से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर राम भी क्या है, एक पद है, इसको हम अलग अलग नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए आगे, है ना, ये हो गया आपका एक पद। आगे कहता है नित्या धातु उपसर्गयो, है ना, नित्या धातु उपसर्गयो, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जब धातु से पूर्व, है ना, उपसर्ग हो, है ना, क्या कह रहा है, नित्या धातु उपसर्गयो, यानी कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग हो, है ना, तब भी संधि हमेशा होगी। नित्या का मतलब क्या है, हमेशा होगी, क्या होगी, संधि हमेशा होगी, है ना। जैसे अधि धन इते, क्या हो जाएगा, अधि धन इते, है ना, अधि, अधनीय अधि है, सॉरी, है ना, क्या है, अधि धन इते, तो क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा, अधि धन इते, है ना, अधिते। ठीक है, क्या बन जाएगा, अधिते बन जाएगा। अब यहां पर जो ये अधि है वह क्या माना जाता है, उपसर्ग, और इते क्या है आपके, धातु, है ना। यानी कि धातु से पूर्व जब उपसर्ग रहता है ना, तब भी संधि कार्य हमेशा होगा, क्या होगा, हमेशा होगा। ठीक है, संधि कार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तीन स्थिति या प्रसंग में अनिवार्यतः होता है। पहली स्थिति है जब एक पद होगा तब संधि कार्य हमेशा होगा। दूसरी परिस्थिति है आपके पास कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग होगा, क्या कह रहे हैं, जब धातु से पूर्व उपसर्ग होगा, जैसे आपका इते जो है वह एक धातु है और उससे पूर्व अधि क्या है, उपसर्ग है ना। तो इस स्थिति में क्या होगी, संधि अवश्य होगी, जरूरी रूप से, आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से आपको संधि करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे नित्या समासे, है ना, जब समास होगा, है ना, समास कार्य में भी, है ना, क्या होगा, समास किया हुआ जब कार्य होगा, यानी समस्त पद में भी, है ना, संधि कार्य अवश्य होगा। ठीक है, जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, जैसे
नीलम उत्पलम, है ना, यानी कि क्या हो गया, नीलोत्पल। अगर आप इसको मिला लोगे, नीलो नीलो पूरा ही आ जाएगा ना, उत्पलम क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम हो गया। अब आप इसको, है ना, अलग अलग नहीं बोलोगे, क्योंकि जब यहाँ पर क्या हो रहा है, समस्त पद, है ना, क्या हो रहा है, समस्त पद क्या बन रहा है, नीलोत्पलम, है ना, ये बन रहा है। तो समास कार्य में आपको हमेशा संधि करनी होगी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, तीनों ही शर्तें हो गई। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी तीनों ही शर्तें हो गई। एक पद में संधि हमेशा होती है, धातु से पूर्व उपसर्ग हो, है ना, तो भी संधि हमेशा होगी, और समास में इन तीनों ही पदों में संधि हमेशा होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना, वाक्य में, अब यहाँ पर वाक्य आ रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि वाक्य में संधि कार्य प्राप्त होने पर, यानी कि वाक्य में जब हमको संधि मिलेगी, है ना, तब यह वक्ता की, है ना, क्या होगी, इच्छा पर निर्भर करेगा कि वक्ता उसको किस प्रकार से बोले वाक्य में। अरे बात समझ में, एक पद में नहीं, उपसर्ग के साथ, सॉरी, धातु से पूर्व जब उपसर्ग हो उसमें, और समास में। इसके अलावा जब पूरा वाक्य होगा, उस वाक्य में, है ना, वाक्य में क्या करेगा, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो वाक्य बोलने वाला है, उस पर निर्भर करेगा कि वह क्या करे, संधि कार्य चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है ना। ठीक, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, है ना, इसका उदाहरण हम यहीं पर ले लेते हैं, यहीं पर इसका उदाहरण हम यहीं पर ले लेते हैं। क्या है, साह इह, है ना, क्या कह रहा है, साह इह आगच्छति, साह इह आगच्छति। ये देखिए, ये क्या है, आपका वाक्य है पूरा, साह इह आगच्छति, है ना, क्या चाहता है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, संधि कार्य हो रहा है ना, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप देखिए ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अगर मिल जाते हैं, इन दोनों के बीच में अगर संधि करते हैं तो सेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेह हो जाएगा। और अगर इन दोनों में भी संधि कार्य हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेहा गच्छति। अब ये वक्ता की इच्छा पर है कि या तो वह इस पूरे शब्द को, है ना, क्या करे, अलग अलग करके बोले, है ना, विभक्त करके बोले, साह इह आगच्छति, है ना, वह यहाँ आ रही है इस प्रकार से, है ना, आगच्छति, है ना, या फिर वो बोले सेहा गच्छति। ये दोनों जो शब्द, ये दोनों जो आपकी क्या है, वाक्य हैं, क्या है, आपके वाक्य हैं, और दोनों ही सही हैं। पर यहाँ पर जो ये आपकी क्या हुई है, संधि कार्य हुआ है ना, वह कैसे हुआ है, वक्ता की इच्छा पर। कैसे हुआ है, वक्ता की इच्छा पर हुआ है। वैकल्पिक रूप में अगर वक्ता चाहे तो सेहा गच्छति भी बोल सकता है, और अगर वक्ता चाहे साह इह आगच्छति भी बोल सकता है। इन दोनों में से वह कोई सा भी वाक्य इस्तेमाल कर सकता है, वह उसकी इच्छा पर है। यह वैकल्पिक है, यहाँ पर संधि कार्य करना वैकल्पिक है। लेकिन जब एक पद होगा, जब धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा और समास होगा, तब वहां पर, है ना, क्या करेगा, मतलब जो है वक्ता चाहे उसकी इच्छा नहीं चलेगी। इन तीनों में तो नियम क्या होंगे, काम करेंगे। इसमें
आपका इसमें और इसमें। नियम काम करेंगे कि आपको संधि कार्य करते हुए ही बोलना होगा। जैसे ही वाक्य में आ जाता है ना, जैसे ही वह वाक्य का प्रयोग करता है ना, किसी भी प्रकार के वाक्य का अगर वह प्रयोग करता है और अगर वह चाहे तो क्या कर सकता है, संधि कार्य कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि कौन सी परिस्थिति में जो है संधि कार्य अनिवार्य होता है। तो सहिते एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे, है ना, वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, है ना, ये आपको याद रखना है और इसको पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हो गया नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट अपने को नया पेज लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं संधि के जो भेद है उसके बारे में। किसके बारे में देखेंगे, संधि के भेद, यानी संधि के प्रकार अगर हम कहें, है ना, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक उक्ति जो है आपकी, है ना, वह क्या है, बहुत बार उसका वर्णन किया गया है, पंच संधि प्रकरणम, पंच संधि प्रकरणम, यानी कि संधि को जो है 5 प्रकरणों में बांटा गया है, संधि को 5 भागों में बांटा गया है ना। अगर हम कहें सिद्धांत कौमुदी की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करेंगे, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है, मैंने आपको जब हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे अभी तब मैंने बता दिया था, भट्टोजी दीक्षित। कौन है, भट्टोजी दीक्षित। अगर आप इनकी जो है व्याकरण पढ़ते हैं, उनकी जो रचना है वह व्याकरण सिद्धांत कौमुदी उनकी क्या है, रचना है। और इस रचना के अंतर्गत, है ना, इस रचना के अंतर्गत उन्होंने क्या किया है ना, इस रचना के अंतर्गत उन्होंने जो है आपके संधि को, है ना, 5 भागों में बांटा है। किसके द्वारा, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। क्या हो गया, चल नहीं रहा है, ऐसे कर लो इसको, है ना, भट्टोजी दीक्षित। मैं कुछ अलग कलर लेना चाह रही हूँ ताकि आपको दिख सके। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो है ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है और उसके अंतर्गत इन्होंने संधि को, है ना, किस रूप में माना, कितने भेद माने हैं संधि के, 5 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं, संधि के 5 भेद। ठीक है, कितने भेद बताए हैं संधि के, बताइए। 5 भेदों में संधि को इन्होंने बांटा है। ठीक है, कौन कौन से बताए हैं एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। पहला तो है, सबको पता है, स्वर संधि। क्या लिख रही हूँ, स्वर संधि की बात करते हैं। दूसरा है आपका, है ना, प्रकृति भाव संधि, है ना। इस स्वर संधि को ही हम अच संधि भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप, मैं लिख लेती हूँ आपकी तीसरी कौन सी हो जाएगी, सभी को पता है, बताइए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसको हम क्या कहते हैं, हल संधि। ठीक है, चौथी है आपकी स्वादि संधि। ठीक है, और 5वीं भी आपको सबको पता है और वो है आपकी विसर्ग, विसर्ग संधि। ठीक है, कितनी हो गई, 5 हो गई, है ना, हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी गई है उसके अंतर्गत भी 5 भेद बताए गए हैं
और वैसे अगर व्याकरण प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है संधि के बारे में, संधि के भेदों के बारे में, पंच संधि प्रकरणम, है ना, ठीक है, ये कहा गया है। और भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संधि के 5 भेद बताए गए हैं। पहली है आपकी स्वर संधि जिसे हम अच् संधि कहते हैं, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि जिसे हल संधि कहते हैं, दूसरी है आपकी प्रकृति भाव संधि, तीसरी है व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि कहते हैं, चौथी है आपकी स्वादि संधि और लास्ट है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है परवर्ती, है ना, परवर्ती जो व्याकरणकार हुए हैं, है ना, कौन हुए हैं, परवर्ती। देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती, है ना, ये दोनों भी हमें पता होना चाहिए, है ना। जो परवर्ती आपके व्याकरण, है ना, व्याकरणकार हुए हैं, है ना, उनके अनुसार अगर हम देखें, है ना, तो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने जो आपकी 5 संधि है पूरी, कौन कौन सी है एक बार फिर से लिख लेते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार है ना, दूसरी है आपकी प्रकृति भाव, ठीक है, संधि, तीसरी है आपकी हल संधि, हल संधि यानी व्यंजन, ठीक है, चौथी है आपकी स्वादि संधि और पांचवी है आपकी विसर्ग संधि। परवर्ती यानी कि जो बाद में आए हुए हैं, है ना, जो पहले के जो व्याकरणकार हैं उनके अनुसार तो अगर देखा जाए तो संधि जो है आपकी कितनी है, 5 है। किनके अनुसार, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती की बात करेंगे आप, पूर्ववर्ती व्याकरणकार, व्याकरण ही बोलते हैं, वैसे कार लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेती हूँ, ठीक है ना। उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपकी अच् संधि, प्रकृति भाव, हल, स्वादि, है ना, ये 3, ये और विसर्ग करके 5 ही जो संधि है वो हो जाएंगे, ठीक है। स्वादि दी छोटी आती है, ठीक है, गलती से देखिए, है ना। अब इन्होंने क्या किया है, जो ये परवर्तीकार है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है कहा है कि संधि तो है, संधि के जो है टोटल 3 भेद ही माने गए हैं। पहली है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि जिसे आप क्या कहेंगे, अच् संधि कहेंगे। दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, है ना, जिसे आप क्या कहेंगे, हल संधि। और तीसरी है आपकी विसर्ग, विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, ये आपकी विसर्ग संधि 3 प्रकार की बताई है परवर्तीकार के अनुसार, ठीक है। और पूर्ववर्तीकार के अनुसार 5 प्रकार के। इन्होंने क्या किया है ना, जो ये आपकी प्रकृति भाव संधि है, किन्होंने, परवर्तीकार ने क्या किया है, प्रकृति भाव संधि को स्वर संधि में मिला लिया है। किसमें मिला लिया है, स्वर संधि में मिला लिया है। और आपकी जो हल संधि है उसके अंतर्गत स्वादि संधि को उसी में क्या कर दिया है, मिला लिया है, ठीक है। इस तरीके से परवर्तीकार के अनुसार, है ना, जो संधि के जो है आपके 3 भाग या 3 भेद या 3 प्रकार माने गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, पूर्ववर्तीकार के अनुसार और परवर्तीकार के अनुसार, है ना। तो पूर्ववर्तीकार में आप किसको रख सकते हैं, पाणिनि को रख सकते हैं, है ना, वरदाचार्य को रख सकते हैं, इनको हम रख सकते हैं, और आपके भट्टोजी दीक्षित को भी हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। और परवर्तीकार जो बाद वाले हैं, इनके बाद जो वाले हैं, उनको अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा है कि संधि के जो भेद हैं वह 3 बताए गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के रूप में। स्वर संधि के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति भाव संधि को समाविष्ट किया है, और व्यंजन संधि के अंदर उन्होंने स्वादि संधि को समाविष्ट किया है, और इस तरीके से जो है 3 प्रकार की संधि बताई गई है, ठीक है। यहां तक हम आ चुके हैं। अब देखिए, है ना, अब हम देखते हैं आपके जो है
स्वर संधि के बारे में अगर हम देखें, है ना, तो क्या है आपकी अच संधि। अच संधि, है ना, अच संधि यानी कि स्वर संधि, है ना, स्वर स्वर अच एक ही चीज है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्वर संधि प्रकरण के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अच संधि जो है ना, है ना, अच संधि साधारण रूप से अगर हम देखें तो अच संधि क्या है ना, दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना, स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अच क्या है पता है ना, अच क्या है, आपके स्वर है कितने हैं, अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये सारे आपके अच माने जाते हैं। अच प्रत्याहार में जो भी आते हैं वो सारे अच में आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वर संधि के भी, है ना, भेद माने गए हैं, ठीक है। स्वर या अच संधि के भेद, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि, पहली कौन सी हो गई, सवर्ण दीर्घ संधि। दूसरी आपकी आ जाएगी गुण संधि, ठीक है, गुण संधि आ गई। तीसरी आ गई आपकी वृद्धि संधि, कौन सी आ गई, वृद्धि आ गई, ठीक है। तीसरी आ गई आपकी यण संधि, ठीक है। पांचवी आपकी आ गई अयादि संधि, है ना, पांचवी कौन सी आ गई, अयादि, ठीक है। फिर छठी आ गई आपकी पूर्व रूप संधि, और सातवीं आ गई आपकी पर रूप संधि, ठीक है। ये आपके क्या है, स्वर संधि के या अच संधि के भेद है या प्रकार माने गए हैं, ठीक है। पहली कौन सी है आपकी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, है ना, यण, अयादि, पर रूप और पूर्व रूप, है ना, ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ये आपकी क्या है, संधि के, कौन सी संधि के, स्वर संधि के भेद हैं, ध्यान रखना है ना। दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, अयादि हो गया, पर रूप और पूर्व रूप, है ना, ये 7 प्रकार की अच संधि मानी जाती है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चले, है ना, चलते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम सवर्ण दीर्घ संधि की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे हिंदी जब हम पढ़ते हैं तो हम रूल्स पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपका एक नियम रूप क्या होगा, सूत्र होगा, है ना, नियम के रूप में क्या होगा, एक सूत्र होगा। और क्या है, सबको आता है, ये तो बहुत इजी है ना, बहुत बहुत इजी है। क्या है आपका, अकह सवर्ण दीर्घ, क्या है, अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक है ना। यानी कि क्या कह रहा है, अक के स्थान पर ना
क्या कह रहे हैं, अक के, है ना, आगे सवर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। यानी कि अक के आगे ना सवर्ण रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। चलो ये तो हो गया। अब हमें देखना है अक ना, अक क्या है, अक प्रत्याहार लाना है हमको। तो अक प्रत्याहार में कौन कौन सा आएंगे देखते हैं। अ, ई, उ, री, री, है ना। जितने भी आपके मूल स्वर हैं, है ना, मूल स्वर कितने हैं आपके, 5 हैं, है ना मूल स्वर। इन मूल स्वर जितने भी हैं वह सब क्या है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं, है ना। अब देखना है इनका सवर्ण, तुल्याश प्रथम सवर्णम, याद आया। यहाँ पर ये याद रखना है कि सवर्ण किसे कहेंगे, है ना। तो क्या कहेंगे, सवर्ण उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, है ना, वह क्या होंगे, सवर्ण होंगे। ठीक है, यानी कि अ का सवर्ण क्या हो गया आपका, सवर्ण देखें, है ना। अ का क्या हो गया, आ हो गया। ई का क्या हो गया, ई हो गया। उ का क्या हो गया, उ हो गया। और री का क्या हो गया, री हो गया। और री का री ही रहेगा। ठीक है ना, इसका दीर्घ नहीं होता है ना। री का दीर्घ रूप नहीं माना जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमको, अ के आगे अगर आ हो, है ना, अ के आगे उसी का सवर्ण कौन है, आ है। अगर आ हो तो क्या हो जाएगा, दीर्घ एकादेश। ध्यान रखना है, एक आदेश होगा, एक आदेश, है ना। जैसे कि ना बताती हूं मैं आपको, नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ। एक आदेश होगा, है ना, एक आदेश की बात कर रहे हैं ना, आदेश दे रहा है ना। कहा था ना मैंने आपको, कब बताया था, है ना, लोभ आगम। देख लेते हैं हम इसमें कहां पर गया हूं, ये देखिए, है ना, क्या कह रहे हैं, है ना, यहाँ पर कह रहे हैं जब लोभ आगम आदेश, है ना, या वर्ण विकार, है ना, उत्पन्न होता है दो वर्णों के मेल से, तो हम उसको संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आदेश है वो होगा, अब एकादेश होगा, तो हम एकादेश को देखेंगे। चले एकादेश की तरफ, हम हमारे एकादेश की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, यानी कि एकादेश होगा। कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए जब अ और उसके सामने धन क्या होगा, आ होगा, दोनों ही सवर्ण है, ध्यान रखना है ना। अ का सवर्ण दीर्घ, तो इसका दीर्घ हो जाएगा। अ का क्या हो गया, दीर्घ, आ हो गया, है ना। तो एक ही आदेश हुआ। ठीक है, एक आदेश होगा, एकादेश होगा, यानी कि एकादेश, है ना, आदेश हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर आ है और यहाँ पे अगर अ है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अ का सवर्ण दीर्घ, ये कह रहा है। अब यहाँ पर अगर आपका अ और अ हो जाएगा, तो भी क्या हो गया, आ हो गया, आदेश हो गया। ठीक है, फिर अगर आ और आपका आ हो जाता है, तब भी क्या हो जाता है, आ हो जाता है, यानी कि इसे हम आदेश या एकादेश कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है ना, दो वर्णों के स्थान पर एक का आदेश। ठीक है, ये आदेश होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, है ना। तो अब हम क्या पढ़ लें, सबसे पहले हमने जो अभी देखा है उसी को हम देख लेते हैं, है ना, प्रीवियस में देख लेते हैं। अ धन आ इक्वल टू आ होता है। ठीक है, इसके हम कुछ उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, अ और आ मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका उदाहरण है देव धन आलय। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये जो आपका वह है, यहां से हमने अ निकाला है
और आपका यहाँ पर क्या है, सामने सवर्ण आ है, इस सवर्ण को हमने ले लिया है। इन दोनों का मेल जब होगा तो दीर्घ होगा, है ना। तो क्या बन गया आपका, आ बन गया, है ना। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा देवालय। ठीक है, बन गया देवालय, है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे दैत्य धन अरि। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, दैत्य धन अरि, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको देख लेते हैं, दैत्य धन अरि। यहां से हमने अ लिया है और यहां से हमने आ लिया है और बना दिया है हमने आ, और ये जो आ है आपका इसमें चला जाएगा, या में मिल जाएगा और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इधर इधर बनाते हैं हम इसको पास में ही। ठीक है, आ बन जाएगा और ये बनेगा दैत्यारी। ठीक है, बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा उदाहरण और देख लेते हैं, है ना। तुल्य धन आश्च, तुल्य धन आश्च। ठीक है, आश्चम तुल्याश्च। यहां से हमने ले लिया है अ और यहां से हमने ले लिया है आ, दोनों मिलकर, है ना। दोनों का जब वर्ण का मेल होता है तो बनता है आ आदेश होता है, और जब तुल्य में या में मिलेगा तो या बन जाएगा और ये बन गया आपका तुल्याश्चम। ठीक है, बन गया। ठीक है, अब देखिए एक और है सदात्र, है ना। तो क्या बन गया आपका सदा धन अत्र। अब यहां से ले लिया आपने आ और यहां से आपने क्या कर लिया है, यहां से आपने ले लिया है अ, दोनों का जब मेल होगा तो बनेगा आ और आपका बनेगा सदात्र, है ना। सदात्र कदात्र, एक बहुत आता है आपका महात्मा, महात्मा, है ना। अब बताइए इसका क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा। इसको जब हम तोड़ते हैं यानी इसकी जब हम संधि करते हैं तो महाधन आत्मा बनता है। ठीक है, यहां से हमने आ ले लिया है, हमारे सामने भी सवर्ण आ है तो आदेश होगा आ का, है ना, और बनेगा महात्मा, ये बन गया। ठीक है, ये है आपका 3, 4, 5 और 6 उदाहरण काफी है। ठीक है, ये सारे आपको आते हैं। ये हमने लिया है अधन आ या आधन आ या आधन अ, है ना, या अधन अ। ठीक है, इसमें से हमने आपको उदाहरण दिए हैं, है ना। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका सिर्फ अ ही होगा, अ और अ मिलकर क्या बन गया है, आ बन गया है। देख लीजिए कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं रह गई, हो जाता है ना, हो जाता है कभी कभी। ये तो इसी का है, ठीक है, ये इसी का है आंसर। तो ये आपका 4 और ये 5। अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं ई को लेते हुए, है ना, ई को ले लेते हैं। अब क्या होगा आपका ई धन ई होगा तो भी क्या होगा, सवर्ण ई होगा, और ई धन ई होगा तब भी सवर्ण ई होगा, ई धन ई होगा तब भी क्या होगा, सवर्ण इकार होगा, और ई धन ई होगा तब भी आपका क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके कितने, 1 2 3 4 जो है आपके टर्म बनेंगे। इसी तरीके से आपको आगे चलना है ना। तो चले आगे 1 2 उदाहरण देख लेते हैं हम, है ना। दधि धन इंद्र, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। दधि धन इंद्र, ठीक है,
अब यहाँ से देखिए ई निकला और यहाँ से हमने इसका सवर्ण ई ले लिया है, दोनों को मिलाएंगे तो ई बन जाएगा, है ना, दीर्घ होगा, दीर्घ आदेश, तो दधिंद्र इस तरीके से बनेगा। ठीक है। एक है आपका भूमि धन, भूमि बड़ी आएगी, नहीं छोटी होगी, गलत लिख रही हूँ, भूमीश है ना, तो भूमि धन ईशः। ठीक है, ईश बड़ा होता है ना, तो ध्यान रखना है, भूमि धन ईशः, है ना। तो क्या बनेगा, यहां से ही और यहां से ही करा तो क्या होगा, सवर्ण ही हो जाएगा, है ना, और दीर्घ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका भूमीश, भूमि ये बनेगा, है ना। फलानी इमानी, है ना, क्या है ये, फलानी इमानी, फलानी धन इमानी, है ना, फलानी इमानी। ठीक है, फलानी इमानी, दोनों ही छोटे छोटे है ना। इसमें देखते हैं आप, तो यहाँ से ही और यहाँ से ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इकार बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका फलानी मानी, ऐसा बनेगा। ठीक है। एक जो आपका उदाहरण आता है अधिकतर एग्जाम्स में, ये हो गया, वो है श्री धन ईशः। ठीक है, श्री धन ईशः आता है, तो यहां से ई और यहां से ई निकलकर इकार हो गया बड़ा, ठीक है, दीर्घ इकार हो गया, और उसके बाद बनता है श्री श। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है आपका ऊ से, है ना, जैसे ऊ धन ऊ हो गया तो दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ उकार में बदल जाएगा, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, विष्णु धन क्या हो जाएगा, विष्णु धन उदय, विष्णुदय, है ना। तो यहां से ऊ मिला और यहां से ऊ मिला तो दीर्घ उकार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिखोगे विष्णुदय, है ना। अभी आपने देखा था धातु उपसर्गयो, है ना, धातु धन उपसर्ग, धातु उपसर्गयो, उपसर्ग। ठीक है, धातु उपसर्ग, तो हमने कैसे लिखा था उसमें, धातु उपसर्गयो, है ना, ऐसे लिखा था। एक क्यों लिखा था, यहां से हमने ऊ लिया और यहां से ऊ लिया तो दीर्घ उकार हो जाएगा, इसलिए आपका क्या बना, धातु उपसर्गयो, है ना, ध्यान रखना है। फिर है ना, अब देखिए आगे, चमूधन उत्थानम। ठीक है, दीर्घ उकार और ह्रस्व उकार तो होगा दीर्घ आदेश, है ना, दीर्घ उकार और दीर्घ ह्रस्व उकार मिलकर दीर्घ हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, मिलाने पर चमुत्थानम ये बनेगा। वधु उत्साह, है ना, वधु धन उत्साह, क्या बनेगा, वधुत्साह। ठीक है, ये बनेंगे आपके उकार से, दीर्घ उकार से ये बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब रिकार आता है ना, अक में कौन सा आ रहा है, अब रिकार आता है। तो रिकार की अगर हम बात करें तो होत्री धन रिकार, होत्री
होत्री धन ऋकार। ठीक है ना, यहां से भी री और यहां से भी री, तो क्या हो जाएगा दीर्घ ऋकार ना। दीर्घ ऋकार बना तो आपका बन जाएगा होत्री कार, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। आ गया आपका जैसे पितृ धन ऋणम, पितृधन ऋणम डायरेक्ट लिखो है ना, क्या बन जाएगा पितृणम है ना। क्या बन गया पितृणम है ना। ठीक है, इसी तरीके से मातृ धन ऋणम की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन गया मातृणम। इस तरीके से आपकी क्या बनेंगे, ये दीर्घ बन जाएंगी, दीर्घ संधि यहां पर बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका अकार सवर्ण दीर्घ चलेगा। एक लास्ट बचा है आपका नृ, नृ धन नृ है ना। क्या बनेगा नृ ही बनेगा, किसके है ना, दीर्घ नहीं होता है ना, दीर्घ नहीं होता है लिकार का, ये ध्यान रखना है, दीर्घ नहीं होता है ना। इसलिए आप जो है ऋधन वर्ण, ऋधन धन ऋ वर्ण, क्या बनेगा ऋ और ऋ मिलकर सिर्फ ऋ ही रहेगा और बन जाएगा आपका ऋ वर्ण। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, एक है आपका बहुत उदाहरण आता है गमड़ी धन लिकार। ठीक है, यहाँ का ली और ली मिलकर एकादेश हो जाएगा ली का, तो बनेगा गमड़ीकार। ठीक है, ये बनेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका दीर्घ संधि यहाँ पर आपकी खत्म होती है। ठीक है, दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह क्या है, अकः सवर्ण दीर्घ, यानी अक है ना के आगे अगर सवर्ण होगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ एकादेश होगा ना। क्या होगा दीर्घ एकादेश होगा। अक क्या है और उसके सवर्ण क्या है हमने देख लिए हैं, और मैंने आपको इतने सारे इसके उदाहरण भी बता दिए हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे चलते हैं है ना। आगे देखते हैं हम एक बार जो है गुण संधि भी आज हम देख लेते हैं, फिर उसके आगे बात करेंगे है ना। तो देखिए गुण संधि है ना, गुण संधि को हम सबसे पहले देख लेते हैं। गुण संधि की अगर हम बात करें है ना, गुण संधि है ना, गुण संधि ही या गुण संधि की अगर हम बात करें तो आपका जो सूत्र होता है ना, गुण संधि का जो सूत्र है वह क्या है, आद गुणः, आद गुणः, आद गुणः। क्या कहता है ना, क्या कहता है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या कह रहे हैं, अ या आ के बाद है ना, अ ई उ री, क्या कह रहे हैं, अ ई उ री या री है ना, ई उ री ली। अ तो हो गया हमारा है ना, अ और आ के बाद अगर ई उ री लेके रहने पर यानी कि हो है ना, हो तो क्या हो जाएगा, गुण आदेश होगा। क्या होगा, गुण है ना, एकादेश, इसको ऐसे बोलेंगे एकादेश होगा। ये तो आपका सूत्र कहता है आद गुण है, यानी अ और आ के बाद है ना गुण आदेश होता है ना। अ और आ के बाद यदि ई उ री ली हो
तो क्या होगा, गुण आदेश यानी गुण एक आदेश होगा। ठीक है, अब गुण का हमें पता लगाना कि गुण है क्या, है ना। ये तो गुण संधि विधायक सूत्र है। क्या है, गुण संधि विधायक सूत्र है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गुण क्या है ना, गुण वर्ण कौन से हैं, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें एक सूत्र की और आवश्यकता होगी, और वह होगा आपका सूत्र होगा आपका आदेंग गुणः, है ना। क्या हो जाएगा, आदेंग गुणः, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एंग, है ना, अद एंग गुणः, है ना। क्या हो जाएगा, अद एंग। अब आपको एंग कहाँ से आएगा, तो आपको देखना होगा आपका माहेश्वर सूत्र। मैंने कहा था माहेश्वर सूत्र के बिना हम संधि नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिख लेती हूं मैं। माहेश्वर सूत्र लिखते हैं, देख लेते हैं। माहेश्वर सूत्र में अ ई उ न, एक तो ये हो गया, है ना, री क ए ओ ए औंग आई औ च। स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो स्वरों में तो बस ये 4 ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना, ये है आपका ऐंग, और ये क्या है, गुण है। गुण वर्ण क्या है, गुण वर्ण है ना, यानी कि गुण का आदेश करने वाला, है ना, जो होगा, है ना, अद एंग, यानी कि अ और आ, है ना। अ और आ में से हम क्या ले लेंगे, अ ले लेंगे। अद से क्या ले लेंगे, अ ले लिया, और एंग से इन दोनों को ले लेंगे। इसका तो होता ही नहीं है ना, इसका ग्रहण तो हम करते ही नहीं है, ये तो सिर्फ इतनी संज्ञा के लिए है ना, एक संज्ञक हो जाएगा ये तो इसका मतलब आपका हो गया ए और ओ। ये जो तीनों वर्ण हैं ये क्या है, आपके गुण है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आद गुण, यानी कि अ और आ के बाद यदि ई उ री ली आता है तो गुण आदेश होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। गुण को पढ़ने के लिए हमें आद गुण के साथ अदेंग गुण भी पता होना चाहिए। आद गुण अ आ के बाद ई उ री ली हो तो गुण एकादेश होता है, बस ये इतना ही बोलता है। लेकिन गुण क्या है, गुण को देखने के लिए हमें ये सूत्र देखना होगा, वो है अदेंग गुण, है ना। यानी कि अद धन एंग गुण इक्वल टू क्या हो गया, ये गुण हो गया। अब हमें गुण लाने के लिए एंग को देखना है ना। अद से हमने अ ले लिया है और एंग को हमने देखा है, तो ए और ओ जो है वह क्या है, गुण है। यानी कि गुण वर्ण जो है आपके अ ए और ओ होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, गुण की बात करेंगे, गुण संधि की बात करेंगे। गुण संधि की बात करेंगे, अगर देखिए सबसे पहले हमने तो ये कह ही दिया है कि अ और आ के बाद यदि ई हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, फिर अ और आ के बाद यदि उ या उ हो, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं ना अभी हम, और अ या आ के बाद अगर री हो, है ना, तो क्या होगा, गुण होगा, है ना। यहाँ पर सब तरफ गुण होगा। अब गुण क्या है, गुण हमें 3 अक्षर है हमारे पास, है ना, 3 में से हमको देखना। अगर अ या आ के बाद अगर री हो तो क्या होगा, ठीक है, यही बात हमने कही थी। अब यहाँ पर देखिए आ या आ के बाद ना ई और ई होने पर ना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या उ होने पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। ठीक है, अ या आ के बाद री होने पर, है ना, री या री, है ना, दीर्घ रिकार होने पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। र का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और अ या आ के बाद री होने पर क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है ना।
अ या आ के बाद, ये तो हमारी शर्त है ना, पहली शर्त। दूसरी है ई उ री ली होने पर। अब ई बड़ी भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि क्या है, सवर्ण है ना, तो ई बड़ी भी हो सकती है, उ भी बड़ा हो सकता है, बड़ा यानी दीर्घकार, है ना, तो री भी दीर्घकार हो सकता है। अब री का तो दीर्घकार होता ही नहीं है ना, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो गुण आदेश होंगे वो क्या होंगे? ई के साथ ए होगा, ठीक है ना, उ के साथ ओ होगा, री के साथ अर होगा और री के साथ अल होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखने से हमें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण हम देखेंगे। सबसे पहले अ या आ के बाद क्या होना चाहिए? ई या ई होने पर गुण होता है ए, है ना, क्या होता है? गुण ए होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखो। उपेंद्र, है ना, उप धन इंद्र। ठीक है, देखेंगे उप आ गया और यहां पर क्या आ गया? ई आ गया। अब यहां पर आपको ये होना चाहिए कि ए ई और अ ई मिल सॉरी अ और ई मिलकर ए आदेश होता है। आई नहीं है, सॉरी आई नहीं है ना, यहां पर आई नहीं है, ए होगा, सिर्फ क्या होगा? ए होगा। अब इसको जब हम मिलाएंगे, है ना, तो क्या हो गया? ये उपेंद्र, ये बिल्कुल आपका सही हो गया, उपेंद्र। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका जैसे सुउक्ति ना, क्या हो गया? सुधन उक्ति। ठीक है, सुधन उक्ति हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए वो आ गया, नहीं ये नहीं है ना, ये तो दीर्घ है, सॉरी ये दीर्घ है ना। हम उपेंद्र अभी हमने देखा था, उपेंद्र देख लिया, अ और ई आना चाहिए, है ना। तो यथा धन इदम, यथा धन इदम, इसको आप देखोगे ना, इदम आप स्वयं करिए इसको। यहां से आ गया है आ और क्या आ गया है? ई, तो क्या बन जाएगा? ए बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? यथेदम। क्या बन गया? यथेदम बन गया ना। अब यहां पर देखो, मैंने बताया था आपको साधन ईह, बताया था ना, ये उदाहरण इसी को ले लेते हैं ना। तो ये जो आपका आ है और ये जो ई है मिलकर बनेगा ए, तो क्या बन गया आपका? सेह। ठीक है, सेह बन गया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, है ना, नर धन ईशः, देखो नर धन ईशः, निकालो आप स्वयं निकालो, है ना। ये बन गया आपका अ और ये ई, तो क्या बन गया? ए, तो क्या बन गया? नरेश। नरेश बन गया। ठीक है, इसी तरीके से महेश निकालो, महेश का बनाइए, महेशा बनाइए, इसका क्या बनेगा? इसका महाधन ईशः, है ना, ये बनेगा इसका। इसी तरीके से ये बनेगा, है ना। एक है आपका, देखिए मम धन इह, मम धन इह, मम धन इह, ई छोटा आएगा इसके अंतर्गत। महेश। ठीक है, और ये बन गया इह, तो क्या बन गया? ममेह, ये बन जाएगा। आ और ई मिलकर क्या बन रहा है? और यहां पर आ और ई मिलकर ए बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई मेरी? क्या बात है, सीधी सी बात है, बस इसको याद रखना है। आदिंग गुण और आद गुण
आद्गुणः गुण संधि विधायक सूत्र है, अदेन गुणः गुण विधायक सूत्र है, ठीक है ना, कि गुण का विधान करता है कि कौन से वर्ण जो है वह गुण कहलाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, है ना, क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक तो अ और आ मिलकर, अ और आ, धन ई और ई मिलकर हमने ए और ओ दोनों पढ़ लिया। अब हमारा आता है अ या आ के बाद क्या आ जाए, अगर री या री तो क्या हो जाएगा, अर आदेश होगा, अर गुण एकादेश, ठीक है। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वह है कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, ये आपका बनता है कृष्ण धन रिद्धि। क्या बन जाएगा, कृष्ण धन रिद्धि है ना। तो यहां से हमने निकाला अ और यहां से निकाला री, तो क्या बन गया, अर। अब इसको लिखेंगे कैसे, है ना, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, अ और र हो जाएगा, और र यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा कृष्ण रिद्धि। ये आपका बिल्कुल सही बनेगा, कृष्ण रिद्धि। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, क्या बन गया, यहां से अ और यहां से हमने री लिया तो अर आदेश होगा, है ना, और क्या बनेगा, देवर्षि, ठीक है। री यहां पर, र जो है आपका वहां ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उत्तम धन ऋणम, उत्तम धन ऋणम, ये बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहां से म और री लेंगे तो क्या बन जाएगा, अर आदेश होगा तो उत्तमर्ण बन जाएगा, उत्तमर्ण, उत्तमर्णम, ऐसे ही इसको हम लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्षा ऋतु, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। वर्षा ऋतु, यहां से इसको ऐसे देख लेते हैं, यहां पर लिख लेती हूँ वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ है और यहाँ पर री है तो क्या बन गया, अर बन गया। अब बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, वर्षा तू, ये बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, है ना, क्या बनेगा, वर्षा तू बनेगा, ठीक है। बहुत है इतने उदाहरण। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है आपका अ या आ के बाद अगर री आता है तो क्या एकादेश होगा, अल, क्या एकादेश होगा, अल एकादेश होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो है बहुत सारे उदाहरण जो है आपके आए हुए हैं, वही हम ले लेंगे। पहला है आपका तव धन लिकार, है ना, ये आता है सबको, क्या बन जाएगा, अल आदेश होगा, अ धन री का क्या हो जाएगा, अल आदेश, ठीक है। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तवलकार, क्या बनेगा, तवलकार, ठीक है। इसी तरीके से मम धन लिकार, क्या बनेगा, ममलकार, ठीक है। और देखो आगे, आगे देखो तीसरा देख लेते हैं, तथा धन लिकार, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बताइए,
क्या बन जाएगा, बनेगा आपका तथ ना, ये दोनों। तो क्या होगा, अल आदेश हो रहा है ना, अल आदेश होगा आपका तथ ना, अल आदेश होगा तो लकारः, तथ कारः, तत् लकारः, ठीक है, तवलकार मवलकार थललकार, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। तो देखो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है हम दूसरी जो है संधि हमारी जो अभी बाकी है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।